तो इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां FV तथा FR हैं। इन्हीं रंगों के लिए प्रकाश के अवतल लेंस की फोकस दूरी FV और FR है। ठीक है, तो इस दशा में क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो नीले तथा लाल प्रकाश के लिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरियां जो है FV और FR है तथा इन्हीं रंगों के प्रकाश के लिए अवतल लेंस की फोकस दूरियां FV और FR हैं। तो इस दशा में जो है ये हो जाएगा आपको FV लेस देन FR एवं ये हो जाएगा FV लेस देन FR। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। ठीक है, FV लेस देन FR और FV लेस देन FR। उत्तल लेंस या अवतल लेंस से जब नीले प्रकाश की किरण गुजरती हैं तो कम तरंगदैर्घ्य के कारण यह अधिक अभिसरित या अपसरित होता है। ठीक है, जिससे फोकस दूरी का मान कम होता है। ठीक है, जिससे फोकस दूरी का मान क्या होता है? कम होता है। और उत्तल या अवतल लेंस के लिए किसी नियम रंग के लिए फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी तरंगदैर्घ्य पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए, कहता उस जो है जल में घोलने से एक आयनिक यौगिक MAN प्लस NBM माइनस उत्पन्न, ठीक है, आयन उत्पन्न करता है। इस यौगिक का जो सूत्र क्या है? तो देखिए, तो इस यौगिक का जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा AM, ठीक है, BN। क्या होगा? AMBN यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये है A, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए B, यहाँ पे है N प्लस और B पे है आपको M माइनस। ठीक है, M माइनस, तो ये इस पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा AM, ठीक है, AM और ये हो जाएगा BN। ठीक है, तो A ये पावर यहाँ पे तो AM और ये यहाँ पे तो BN, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। तो M देखिए MAN प्लस में A की संयोजकता है N प्लस, ठीक है, और NBM माइनस में B की संयोजकता कितना है? तो M माइनस है। ठीक है, M माइनस है। नेक्स्ट कहता पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में रहता है? ए ऑप्शन ग्लूकोज। पौधों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में रहता है। जीव पदार्थ के कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज सभी जीवों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। फ्रुक्टोज सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। कहता है कि निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन बायोमास। तो देखिए, बायोमास भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास नवीकरणीय कार्बनिक पदार्थ हैं जो, ठीक है, जो पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं। बायोमास में सूर्य से संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होती है जो पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है आपको, भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है लावा स्तर, ठीक है, वाष्प, सुख एवं उष्णोत्स। फिर है कि भूतापीय ऊर्जा वह है जिससे पृथ्वी से संग्रहित ताप से निकाला जाता है। भूतापीय ऊर्जा रेडियोधर्मी क्षय तथा सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होता है। लकड़ी, फसल तथा कृषि उद्योग के अपशिष्ट एवं पशु अपशिष्ट को ऊष्मा रासायनिक क्रिया द्वारा जलाकर प्राप्त होने वाली
वाली ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न ताप का प्रयोग करके जो है उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को जो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलता है तो अत्यधिक ऊष्मा जो है मुक्त होती है। इस तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा जो है लागत प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह प्लेट विवर्तनिक सीमाओं के निकट के क्षेत्रों तक जो है सीमित रही। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं। 35 का होगा सी, यानी निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं क्योंकि निर्मित ग्लूकोज स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फोटोट्रॉप प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। 6CO2 + 12H2O, ठीक है, 12H2O, ठीक है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये बनाएगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ठीक है, 6H2O। तो अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक है प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। CO2 की सांद्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता 300 से 400 ppm प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त है। तापमान, प्रकाश संश्लेषण के अच्छे से निष्पादन के लिए तापमान सीमा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का मैग्नीशियम आयन फोटोन ऊर्जा का अवशोषण बढ़ाता है। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन सा जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक जो मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त जो वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। 36 का होगा बी, जिप्सम। तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो खनिज है जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए प्रयुक्त वॉलबोर्ड के निर्माण के लिए किया जाता है। जब कैल्शियम सल्फेट जो है डाइहाइड्रेट अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, जिससे CaSO4.2H2O 120 डिग्री सेल्सियस पे ये बन जाएगा CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O + 3/2H2O, ठीक है। जिप्सम के उपयोग, इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है और यह मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है और यह सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे कि जिंक, आयरन आदि को संतुलित करता है। जिप्सम में अम्लीय मृदा को सुधारने की क्षमता होती है, ठीक है। जिप्सम के बने बॉल बोर्ड उत्कृष्ट जो है अग्नि प्रतिरोधी होते हैं और डोलोमाइट का सूत्र CaCO3.MgCO3 होता है। चूना पत्थर का होता है CaCO3, संगमरमर भी कहते हैं, और बेराइट्स का सूत्र होता है BSO4। कहता क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के मिश्रण में जो है जब सोडियम क्लोराइड NaCl के मिश्रण में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डाला जाता है तो ये AgCl + NaNO3 बनता है। जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है, यानी बी ऑप्शन, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट पानी में घुलनशील और गैर हाइड्रोस्कोपिक होता है। सिल्वर नाइट्रेट एक ऑक्सीकरण एजेंट है
फिर है कि कांच पर सिल्वर की परत चढ़ाकर दर्पण बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। सिल्वर की प्रतिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ करने पर सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। कहता है कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्न में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निरूपित नहीं होने देती हैं? तो उपास्थि बले। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर उपास्थि बले उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निरूपित नहीं होने देती है। उपास्थि का कार्य है कि यह जोड़ों को मुलायम बनाने में भी मदद करता है। यह लंबी हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। उपस्थिति शरीर के अन्य जो है ऊतकों को आकार, समर्थन और संरचना प्रदान करती है। कार्टिलेज जोड़ों में हड्डी की सतहों को भी चिकना करता है। शरीर में 3 अलग अलग प्रकार के उपास्थि होते हैं। हेलाइन उपास्थि यह सभी जोड़ों की हड्डियों को रेखाबद्ध करता है। लोचदार उपास्थि यह उपास्थि कान और स्वर यंत्र में देखी जाती है। फाइब्रो कार्टिलेज यह रीढ़ की हड्डी में इंटरटेबल डिस्क में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बने हैं? यह है ए गोपी चंद थोटापुर। तो देखिए, ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाला भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री गोपी चंद थोटाकुरा बने हैं। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय गोपी चंद थोटाकुरा बने हैं। गोपी चंद थोटाकुरा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। नेक्स्ट है कि 29 अप्रैल 2024 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को जो समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। 19 अप्रैल को जो विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। कहता है कि भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल किस देश में अपनी उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय डेयरी ब्रांड अमूल संयुक्त राज्य अमेरिका देश में अपने उत्पादों का निर्माण करके अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिचालन शुरू किया। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक डेयरी सहकारी संस्था है जो गुजरात के आनंद में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। कौन ब्रिटिश खोजकर्ता पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है? तो यह है क्रिस ब्राउन। ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ स्थान तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बन गया है। पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो पॉइंट है। पॉइंट नीमो प्रशांत महासागर के बीचों बीच स्थित एक जगह का नाम है। किस राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है? ई ऑप्शन। तो देखिए, बिहार राज्य ने आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश को लॉन्च किया है। नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लिव्स। कहता अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम जो है किनके नाम पर रखा है? 44 का बी प्रो देवेंद्र लाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के पूर्व निदेशक प्रो देवेंद्र लाल के नाम पर रखा है। PRL की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के गड्ढों क्रेटर को लाल क्रेटर, ठीक है, मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर के नाम देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुरसान और हिल्सा क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं बिहार के एक कस्बे का नाम। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में किस रसायन के प्रयोग से तैयार किया गया?
45 का बी सिल्वर नाइट्रेट। तो लोकसभा चुनाव 2024 में जो प्रयोग की जाने वाली अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट के रूप नाइट्रेट के प्रयोग से तैयार किया गया सिल्वर नाइट्रेट युक्त स्याही जो पराबैंगनी प्रकाश के तरह दिखाई देती है 72 घंटों तक साबुन और तरल पदार्थों का प्रतिरोध करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जो है ये 7 चरणों में 19 अप्रैल से 1 जून तक बिहार में लोकसभा की कुल जो है लोकसभा सीट 40। कहता है रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024 को से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया है। यह जो है किस देश से संबंधित है? 46 का होगा ए थाईलैंड। तो रेमन मैग्सेस अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया, यह थाईलैंड देश से संबंधित है। वर्ष 2024 में रेमन मैग्सेस अवार्ड विजेता है कर्मा फुत्सो भूटान, गुयेन थी नोक वियतनाम, फरवीना फरहीन इंडोनेशिया, हायो मियाजाकी जापान और रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। कहता है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है कब शामिल हुए थे? तो 1929 में। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1929 में शामिल हुए थे। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रारंभ हुआ। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के ही जो है सिताब दियारा गांव में हुआ था। ठीक है। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने पटना में काम और पढ़ाई साथ करना शुरू कर दिया। उसी वर्ष उनका विवाह प्रभावती से हो गया। अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने के राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के आह्वान पर उन्होंने अपनी शिक्षा से मुश्किल 20 दिन पहले उन्होंने अपनी परीक्षा से मुश्किल 20 दिन पहले पटना कॉलेज छोड़ दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा स्थापित कॉलेज बिहार विद्यापीठ में शामिल हो गए थे। अपनी जो है पत्नी प्रभावती को महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण 1922 में बरकेले विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए जहाज पर सवार होकर कैलिफोर्निया चले गए। विदेश में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे 1929 में भारत लौटे तो उनके विचार पर कार्ल मार्क्स का स्पष्ट प्रभाव था। भारत वापस आते समय उन्होंने लंदन और भारत में कई कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की और उनसे भारत की स्वतंत्रता और क्रांति मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 1929 में जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। 1932 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया और नासिक जेल में कारावास के दौरान वह राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, सीके नारायण स्वामी और अन्य नेताओं के निकट संपर्क में आए। बिहार समाजवादी पार्टी और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आंदोलन से जुड़े और सत्ता की राजनीति में अलग थलग रहे। अगस्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण के जो है अधिक महत्वपूर्ण सामने आए। जब सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था तब उन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ चल रहे आंदोलन की कमान संभाली। उन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। वे 9 नवंबर 1942 में दिवाली के रात्रि में हजारीबाग जेल से अपने साथियों के साथ भागने में सफल हुए। वर्ष 1965 में मैग्सेस पुरस्कार और मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान वृद्धि के विरोध में गुजरात के खालिस्तान तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बी बारदोली। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व वृद्धि के विरोध में गुजरात के बारदोली तालुका
में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। सूरत के बारदोली में किसानों ने लगान वृद्धि के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, क्योंकि 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दर 22% बढ़ा दिया था। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने बढ़ी कर की दर का विरोध किया तथा आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार पटेल को आमंत्रित किया। सरदार पटेल ने किसानों से तब तक लगान न देने का अनुरोध किया जब तक कि सरकार अपनी लगान की वृद्धि दर वापस न ले ले। सरकार ने मामले की जांच हेतु एक समिति गठित की, जिसमें 2 अधिकारी मैक्सवेल तथा ब्लूमफील्ड थे। सरकार ने लगान का दर 22% से घटाकर 6.03% कर दिया तथा लंदन में से प्रकाशित न्यू स्टेट्समैन ने अपने अंक में लिखा, जांच समिति की रिपोर्ट सरकार के मुंह पर तमाचा है, इससे परिणाम दूरगामी होंगे। बारदोली आंदोलन के दौरान वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व के कारण बारदोली की महिलाओं की ओर से गांधी जी इन्हें सरदार की उपाधि दी। बारदोली आंदोलन की महिलाओं ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसमें कस्तूरबा गांधी, मनीबेन पटेल, मिठूबेन, भक्तिबा, शारदा बेन प्रमुख रही थी। था कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत ज़्यादातर गांवों में रहता था और कृषि से जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका प्राप्त करता था, यह है 85%। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग 85% ज़्यादातर गाँव में रहता था और कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो अपनी जो आजीविका प्राप्त करता था। वर्ष 1950 से 51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक था, जो 2022-23 में घटकर 20% कम हो गई। वर्तमान में जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 54% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी जो है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट वेट कीजिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको कहाँ तक हो गया था, 49, 50। देखिए 49 में था कि भारत में शासन के दौरान देश की आबादी का लगभग 85%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक खाली स्थान पर जो है शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। इसका राइट आंसर होगा बी, प्राग बोधि। तो देखिए, माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर जो है शुद्ध चित्त ध्यान किए थे। फिर है कि डंगेश्वरी गुफा, जिनमें महाकाल गुफा मंदिर नाम से भी जाना जाता है, जो बोध गया से 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहाँ संभवतः बुद्ध 6 वर्षों तक तपस्या किया था और सुजाता नामक महिला से भोजन ग्रहण किया था। वैशाली के समीप इनकी भेंट सांख्य दर्शन की दार्शनिक आचार्य अलार कलाम तथा राज
गृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र से हुई है। ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। 6 वर्षों तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध का दिया गया प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सिद्धार्थ जब बचपन में कपिलवस्तु की यात्रा पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। एक तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। कहता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। ये अगस्त 1932 को। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अगस्त 1932 कब किया गया था? अगस्त 1932 को की गई थी। 16 अगस्त 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदू से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधि देने का प्रावधान था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 कार्यकाल चल रहा था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के समय पास हुआ। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा ने की थी। फिर है कि 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 3 जनवरी 1932 को भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। कहता कौन सा? उनमें से एक नहीं थे। ए ऑप्शन श्रीरामपुर कॉलेज भारत। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा श्रीरामपुर कॉलेज उस स्थान में नहीं था। श्रीरामपुर कॉलेज की स्थापना 1818 3 बैप्टिस्ट मिशनों पदों द्वारा की गई थी। 1818 में सबसे पहले बंगाली समाचार पत्र यहाँ से जारी किए गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया 29 अक्टूबर 1920 में ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी ने 18 अक्टूबर 1920 में हुई थी। फिर है कि काशी विद्यापीठ की स्थापना 10 फरवरी 1921 को हुई थी। नेक्स्ट कहता कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? भगत सिंह क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिन्होंने इसकी स्थापना 1926 में की थी। नौजवान सभा के संस्थापक भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल थे, जो 1926 में लाहौर में किया गया था। नौजवान सभा के स्थापना का उद्देश्य एवं कार्य भारत के युवाओं में राष्ट्रीय गौरव एवं देशभक्ति की भावना को जागृत करना तथा भारत में स्वराज एवं स्वशासन की स्थापना करना। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 के बाद भूमिगत होकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया है। लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की है। सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन है? तो पादरी की हवेली। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। जब रोमन कैथोलिक बिहार पहुंचे तो उन्होंने 1713 में एक छोटे से चर्च का निर्माण किए जिसे पादरी की हवेली के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला टिरेटो ने 1772 में मौजूद गिरजाघर को फिर से डिजाइन किया। सेंट ल्यूक चर्च बिहार के दानापुर में स्थित है। सेंट ल्यूक चर्च श्रीनगर में भी स्थित हैं। इसे कश्मीर का प्रथम चर्च माना जाता है। सेंट स्टीफेंस चर्च बरेली में
उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और भारत का सबसे पुराना यूरोपियन चर्च में एक सेंट फ्रांसिस हैं। सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संग्रहण संरचना को अनिवार्य करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। तो सभी घरों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु है। वर्षा जल संग्रहण का सामान्य अर्थ वर्षा के जल को एकत्रित करने से है। विशेष अर्थों में यह भूमिगत जल के जो पुनर्भरण की तकनीक है। फिर है कि नीरू मीरू यानी जल और कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अलवारी जल संसद अलवर राजस्थान के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रह संरचनाएं हैं, जैसे कि अंतर्संबंध तालाब, ठीक है, की खुदाई तथा रोधक बांध बनाने। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित गंडाथूर गांव में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यक की पूर्ति के छत के माध्यम से वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की गई है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था तथा इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जो है रालेगन जो है सिद्धि एक छोटा सा गांव है। यह पूरे देश में जल संभर विकास का एक आदर्श उदाहरण है और पुनर्भरण योग्य जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संयुक्त राज्य। कथा उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी असम, पूर्वी हिमालय के निचले ढलान, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति होती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो उत्तर पूर्वी भारत पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों अंडमान एवं निकोबार, ऊपरी सीमा एवं पूर्वी हिमालय के निचली ढलानों, ओडिशा, हिमालय की तलहटी, भाबर और तराई क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन प्रकार की वनस्पति होती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियां उन प्रदेशों में पाई जाती हैं जहां वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत वार्षिक वर्षा 22 सेंटीमीटर से अधिक एवं शुष्क मौसम अल्प अवधि के लिए होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है सदापर्णी वनस्पति भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंतर्गत हिमालयी श्रेणी में शिवालिका के गिरिपाद एवं तराई क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सह्याद्री के पूर्वी ढाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा आदि क्षेत्र में सम्मिलित है। शुष्क पर्णपाती वनस्पति मुख्यतः उत्तर प्रदेश के कुछ भाग, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी पंजाब, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी बिहार आदि में पाई जाती है। उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्तीदार पर्वतीय वन 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर 88 डिग्री देशांतर से पूर्वी हिमालय क्षेत्र में वार्षिक 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर वर्षा तथा औसत 18 डिग्री से 21 डिग्री तापमान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहता कौन सा जो है जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में से शामिल है? सी ऑप्शन चिंकारा। चिंकारा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल है। पंचमढ़ी जो है बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले, बैतूल जिले और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1999 में की गई। सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसे वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। कस्तूरी मृग हिमालयी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की चंपा घाटी से लेकर सिक्किम में पाया जाता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह जंगल को बारहसिंगा स्लोथ भालू के लिए जाना जाता है। कौन सी नदी महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वर से निकलती हैं और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसाला देवी में बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं? ए कृष्णा नदी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती हैं और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हमसला देवी में
बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मिल जाती हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी बड़ी नदी है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। यह नदी दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, डिंडी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा एवं दूधगंगा इसकी सहायक नदी हैं। जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से कृष्णा नदी महत्वपूर्ण है। इस नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन आंध्र प्रदेश एवं अलमाटी बांध कर्नाटक निर्मित कर दिए हैं। नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ में स्थित एक मैकाल पर्वत के समीप अमरकंटक पठार से निकलती है। ताप्ती ताप्ती पश्चिमी घाट में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। कहता है कि प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा किस कारण से करते हैं? जलवायु में परिवर्तन। तो प्रवासी पक्षी दूर देशों की यात्रा जलवायु में परिवर्तन के कारण करते हैं। प्रवासी पक्षी पूरे देश की यात्रा भोजन, आश्रय, जलवायु अनुकूलतम और प्रजनन की तलाश में करते हैं। प्रवासी पक्षी के उदाहरण फ्लेमिंगो, कोयल, ब्लैक क्राउन, नाइट हेरोन, एशियन कोयल। सबसे छोटी प्रवासी पक्षी छोटी जलरंक, वजन 15 ग्राम से कम। ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करती है। राजस्थान में प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। प्रत्येक जो सर्दियों में साइबेरियन सारस, पिनटेल बत्तख, घोंघरा, चकवा एवं लालसर बत्तख जैसे विलुप्त प्राय पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कहता धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित है? तो सी नर्मदा। तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी द्वारा निर्मित होता है। वर्ल्ड वाटर फॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर जोग या गसोप्पा जलप्रपात है। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में शिमोगा जिले के वराही नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिला में प्रवाहित इंद्रावती नदी पर अवस्थित। इसे भारत का न्यागरा जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है। भारत के उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान की सीमा क्या है? तो 61 का होगा ए, 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस। भारत के उष्णकटिबंधीय वनस्पति क्षेत्रों में जो है वार्षिक औसत तापमान की सीमा 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस है। कहता है ये वन ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। इन वनस्पति क्षेत्रों में रोजवुड, महागोनी, एबनी, एनो इत्यादि पौधे पाए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के वन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पूर्वी तटीय क्षेत्रों के कुछ भागों एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक होती। नेक्स्ट कहता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सी कोसी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के दिशा परिवर्तन एवं बाढ़ की प्रकृति के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी का उद्गम हिमालय या तिब्बत नेपाल क्षेत्र में होता है। कोसी की सहायक नदियाँ अरुण, दूध कोसी, तमोर आदि हैं। कहता ऊपरी भाग में इसे अरुण कहा जाता है। यह कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती हैं। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्रों में करनाली कहा जाता है और घाघरा की सहायक नदियां राप्ती, शारदा आदि हैं। सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के बीच विवाद है। ठीक है। तो सोन नदी जल विवाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कहता है कि नंदनी का घर उसके स्कूल से इतना किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती हैं, फिर इतना किलोमीटर बस से। तो कहता है कि तय करती है वह कितनी दूरी पैदल
कितनी दूरी पैदल, तो यहाँ पर देखिए पैदल तय की गई दूरी होगा 9/10 माइनस 1/2, यानी ये हो जाएगा कितना 4/10 यानी 2/5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तथा एक आदमी 80 रुपये में कुछ किताब खरीदती है, यदि उतने ही रुपये में उसने 4 किताब और अधिक खरीदी होती तो किताब का मूल्य 1 रुपया कम होता। तो मान लीजिए कि किताबों माना खरीदी गई किताबों की संख्या x है, तो 80 रुपया में x किताब खरीदे, लेकिन उतने ही रुपये में 4 अधिक खरीदे होते हैं तो 1 रुपया कम लगता। ठीक, ऑप्शन से चलिए अगर हम 16 रखते हैं तो 16 4 20, 16 पंचे 80, 20 चौक 80, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे 1 बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है एक नाव शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है चलती है, यदि नाव ऊर्ध्वाधर में 12 किलोमीटर एवं अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर, तो देखिए, तो धारा की दिशा को यदि आप x मानते हैं, शांत जल में नाव की चाल कितना है 12। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि नाव ऊर्ध्वाधर में 12 किलोमीटर और अनुप्रवाह में 12 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, और 12 विपरीत दिशा में क्या होगा, घट जाएगा, तो 12 माइनस एक्स प्लस 12 बट्टा धारा की दिशा में ये होगा 12 प्लस एक्स। ठीक है, टोटल समय लग जाता है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। ठीक है, ये कट जाएगा, 2 2 4 2 3 अच्छे। ठीक है, यानी 2 सही 2/3 या 3 2 6 2 8, 3 2 6 2 8/3। ठीक है, अब ऑप्शन से चलिए, यदि हम x के जगह 6 लेते हैं, 12 में से 6 गया 6, यहाँ 12 6 18, तो 6 दूनी 12 2 प्लस यहाँ 6 दूनी 12 6 3 18, 3 दूनी 6 2 8/3, LHS बराबर RHS, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। कहता यदि 3 बिंदु इतना इतना, ठीक है, इतना इतना हो और ए बी बराबर ए सी, तो के का मान, तो ए बी बराबर क्या है ए सी। ठीक है, तब तो ए बी बराबर ए सी मान लीजिए, ये है ए, ये है बी, इस तरह से ए बी और सी, ए बी बराबर ए सी, यानी स्लोप ए बी बराबर ए सी है, तो y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर हो जाएगा। ठीक है, इधर y3 माइनस y2 बट्टा x3 माइनस x2, यानी ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्रॉस गुना करेंगे तो 4k माइनस 4 बराबर 5 25 माइनस 25। ठीक है, यानी 4k बराबर माइनस, ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से नहीं बनेगा। देखिए इसको इस तरह से बना दीजिए कि 3 बिंदु इतना, 3 बिंदु इतना 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 है और ए बी बराबर है ए सी, ए बी बराबर यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। ठीक है, इस ये बी है, ये तो ए बी बराबर ए सी है, तो ए बी स्क्वायर बराबर भी क्या होगा, बी सी स्क्वायर बराबर होगा। तब तो रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 6 यानी 25, इधर हो जाएगा 16, इधर देखिए तो k माइनस 1, 8 में से 3 गया 5 का स्क्वायर 25 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 25 से 25 कैंसिल। अब k के जगह -3 लीजिएगा तो 3 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। ठीक है, यानी ठीक है, और उसके बाद यदि आप 5 लेते हैं तो 5 में से 1 या 4 का स्क्वायर 16, यानी ए भी होगा बी भी होगा, यानी डी ऑप्शन।
66 में यदि आप देखें, 67 में इतना बराबर 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A। एक मूल 2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी बीटा का मान -1/3। ये ऑप्शन। 8 वर्ष पूर्व 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 है, तो 4 सदस्यों की औसत आयु क्या हो जाएगा 19 गुने 4 प्लस, ठीक है 8 वर्ष पूर्व, तो 8 गुने 4 इसमें जोड़ना होगा, तो 4 सदस्यों की वर्तमान आयु आएगा कितना 108। फिर कह रहा है कि एक बच्ची को शामिल करें तो 4 सदस्य हो जाएगा 5 सदस्य, तो 5 सदस्यों की वर्तमान आयु कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू, कहता है कि 8 वर्ष पहले की तुलना में 4 वर्ष अधिक होगा औसत, तो औसत कितना है पहले 19, तो 19 प्लस 4 ये हो जाएगा 115। तो कहता है बच्ची की आयु, तो 115 माइनस 108 कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे ए बी दे दिया गया है, ए बी 5, AT 12, AT 12, तो 5 12 13 पूरा ट्रिपलेट होता है। देखिए AT स्क्वायर बराबर क्या होगा, AT स्क्वायर बराबर होगा CT गुना में BT, ठीक है, यानी अधूरा गुने पूरा। AT कितना 12, यानी 12 का स्क्वायर 144 बराबर CT गुना में 13, ये 13 इधर आएगा, CT का मान निकल जाएगा कितना, तो CT का मान निकल जाएगा 11.07, ऑप्शन नंबर ई 11.07। 70 में है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लीजिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आधार 8 है, यहाँ से लंब डालिएगा तो ये 4 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना है 5 है, 5 ये यदि 5 है, ये यदि 4 है, तो ये लंब कितना होगा 3 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल करा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 2 चौका 8 4 दिया 12, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।